गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है, जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, जो आज आप लोग पढ़ने वाले हो। और इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चला के हम लोगों ने किस तरह से नेशनलिज्म को स्प्रेड किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने किस तरह से इंडिपेंडेंस गेन करी, किस तरह से सत्याग्रह को मूव ऑन करा, किस तरह से हम लोगों ने रिवॉल्ट एक्ट वगैरह वगैरह, ये सारे हम लोग एक्ट्स के बारे में इसमें बात करेंगे। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये तो पता ही है नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म एक बिलीफ ही बोल सकते हो, एक फेथ भी बोल सकते हो, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बोल सकते हो इसको। और सबसे बड़ी बात कि एक पर्सन का अपने देश के प्रति जो भी उसका मतलब एक ड्यूटी है, या आप लोग उसको एक प्यार बोल सकते हो, इस तरह की चीज़ें जब बोली जाएँ तो वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म कहलाती हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि जैसे यूरोपियन नेशनलिज्म की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट चैप्टर में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा अलग अलग तरह के रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट करी, किस तरह से अपने नेशंस को यूनिफाई करा, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, या ब्रिटेन हो। ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, मीन्स इंडिया की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया गया है कि मॉडर्न जो नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने किससे रिलेट किया उसे, मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ने जो ये नेशन स्टेट की फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने कहाँ से सीखी है, कैसे किया जाए इनको। लाइक वो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, लाइक गिउसेप मज़ीनी हो गए, ठीक है, और चाहे वो गिउसेप गैरिबल्दी हो गए या एक एवर हो गए। ठीक है। तो ये सारे जो थिंकर्स थे कहीं ना कहीं इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों को अपने पास्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप लोग आने वाली सिचुएशंस को, आने वाली प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ और आप लोगों को उस कन्फ्लिक्ट के बारे में पता ही नहीं है, इन फ्यूचर वो दोबारा वही सेम कन्फ्लिक्ट जो है वो रिवाइव होता है, मतलब वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जैसे कुछ साल पहले हुई थी। तो आप लोग क्या करोगे, अगर तो आप लोगों को पास्ट के बारे में याद होगा, कुछ भी पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे पहले ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो हम लोगों ने इस तरह से इसको फेस किया था, तो उसी तरह से आप लोग क्या करोगे, न्यू जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है तो उस सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। हिस्ट्री को पढ़ाने का मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग पास्ट को स्टडी इसलिए करा जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, चेंज कर सकें। किसको चेंज कर सकें, लोगों के तरीके को चेंज कर सकें, मतलब लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकें, वो क्या हैं क्या थे और उन्होंने किस तरह से अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करी। और ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है, मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो क्या है, लोगों को एकजुट होकर क्यों रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, या लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, मेरेनियन जर्मेनियन जो कि क्या थे, एक फीमेल एलेगोरीज थी जिनको क्यों फॉर्म किया गया था, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको स्प्रेड किया जाए, एक हिडन मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए कि हमारा नेशन जो है वो इस तरह की मतलब वुमेन एल्गरी के अंडर है, या फिर इस तरह से वो मतलब हमारे देश को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। इस तरह से न्यू सिंबल्स फॉर्म किए गए, आइकन्स बनाए गए, न्यू सॉन्ग्स कंपोज करे गए, न्यू आइडियाज़ बनाए गए, ताकि लोगों को एक नए तरीके की बाउंड्रीज जो हैं वो प्रोवाइड करी जाए, कम्युनिटीज़ को अलग अलग तरह से बाउंड किया जाए ताकि लोगों में यूनाइटेडनेस की फीलिंग जो है वो आ सके। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी थी जिन जिन नेशंस को नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में बहुत लंबी प्रोसेस को जूझना पड़ा। कहने का ये मतलब है कि उनको इंडिपेंडेंस लेने के लिए बहुत सालों तक परिश्रम करना पड़ा, बहुत सालों तक उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, चाहे वो इंडिया ही हो। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया या फिर हम लोग वियतनाम की बात करते हैं,
तो यहाँ पर क्या बताया गया, कुछ और कंट्रीज़ भी थी जिनके ऊपर कौन रूल कर रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जब रूल कर रही हो तो बच्चे वहाँ पर ग्रोथ का जो रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। कौन सी ग्रोथ की बात करें हम लोग, नेशनलिज्म की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को माइंड में रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पता है कि लोग जो थे पहले टाइम पर हमारे नेशन में मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्ट में आया, इन फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1950s में। तो उससे पहले हमारे यहाँ पर कितनी नेशंस, हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको, कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। मतलब 565 पार्ट्स थे इंडिया के, जिन पर अलग अलग रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। अलग अलग तरह की, एक तरह से अगर हम लोग बोले तो उस टाइम पर ये जो स्मॉल स्मॉल एम्पायर्स जो थे वो सारे अलग अलग नेशन से बिलोंग करते थे। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर से पहले यहाँ पर और भी बहुत सारे एम्पायर्स जो थे वो रूल कर चुके थे। वो चाहे आप लोगों के मौर्यन एम्पायर हो, मुगल सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत हो, गुप्ता एम्पायर हो, ठीक है। तो ये सारे एम्पायर्स जो थे वो रूल कर चुके थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। और वो किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला के, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करके उनको जोड़ा जाता था आपस में। ये जो ग्रुप्स थे जिनको सप्रेस करके रखा जाता था, उन ग्रुप्स को जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था हमारे पास, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को रन कर सकें। क्लियर है। उसके बाद लोग जो थे वो अलग अलग तरह से उन्होंने मतलब अलग अलग ग्रुप्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया ताकि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट से छुटकारा पा सकें। लेकिन अब हर कोई अपने तरह से स्ट्रगल को चलाना चाहता था। और गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना है, रिपब्लिक होना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। चाहे आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी हो, लेकिन आप लोगों को एक ही ग्रुप में आना होगा, तभी आप लोगों को इंडिपेंडेंस जो है वो मिल सकती है। और उस टाइम पर जितनी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक ही मोटिव था, टू ओप्रेस अदर्स। जो वहाँ की प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे, उनको ओप्रेस करके रखा जाता था, उनके ऊपर दबाव बना के रखा जाता था। और कॉलोनियलिज्म को हटाने के लिए एक ही चीज़ थी हमारे पास कि सबसे पहले एक शेयर्ड बॉन्ड होनी चाहिए, एक लोगों को टाई करने के लिए एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होके इस ऑपरेशन के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो है वो क्या कर सके, अपनी आवाज़ उठा सके, अपनी वॉइस को रेज कर सके। अब यहाँ पे क्या बताया गया, लेकिन ये इतना इजी नहीं था। क्यों नहीं इजी था, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक ग्रुप ये सोचती थी, मतलब उनका ये मानना था कि कॉलोनियलिज्म का हर एक कम्युनिटी के ऊपर, हर एक क्लास के ऊपर, हर एक ग्रुप के ऊपर अलग इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है। उनने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस जो थे वो फेस करे थे, अलग अलग तरह की ऑपरेशन को फेस किया था, अलग अलग तरह के वायलेशन को फेस किया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो फ्रीडम का नोशन था, फ्रीडम की जो काइंड थी, वो सभी के लिए सिमिलर नहीं थी। हर किसी के लिए फ्रीडम की जो मतलब एक काइंड थी, फ्रीडम का जो ये नोशन था, वो हर किसी के लिए अलग था। क्लियर है। उसके बाद जैसे कि आप लोग को पता है, कांग्रेस लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा, उनकी कोशिश यही थी, उनका मानना यही था कि हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं सभी ग्रुप्स को क्या करना है, गैदर करना है, ताकि हम लोग इन सभी ग्रुप्स को एक ही मूवमेंट के थ्रू मतलब इकट्ठा करके लाएं, जिससे ब्रिटिश एम्पायर जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग अपनी गवर्नेंस को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा टाइम था जब कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन इन सभी को यूनाइट करना बिना कन्फ्लिक्ट के बहुत ही मुश्किल था। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हुई जिनके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी आप लोगों ने, जिनमें आप लोगों को लिटिल बिट नॉलेज भी प्रोवाइड हुई होगी कि किस तरह से क्या हुआ, कि कौन कौन सी मूवमेंट्स चलाई गई।
ठीक है। तो आप लोगों को एक दो चीज़ यहाँ पे एडिशन कर देती हूँ कि क्या हुआ। इंडिया जो है उसको लैंड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इंडिया को लैंड ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया पर बहुत सारे एम्पायर्स ने रूल किया, और हर एक एम्पायर की एक अलग मतलब डिक्लेरेशन होती, अलग उनका फरमान होता, अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया बहुत ही पावरफुल नेशन था और बहुत ही डेवलप्ड नेशन था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में जो इंडिया का शेयर था वो 25 से 35% से भी अबव जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन वो देता था। मतलब वर्ल्ड शेयर का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल की जो इकोनॉमी थी, मतलब पैसा जो था उसमें इंडिया का शेयर कितना था। इंडिया का शेयर 25 से लेके 35 या 40 तक का जो शेयर था वो मतलब इंडिया पे करता था। और उस टाइम पर क्यों वो पे करता था इतना, क्योंकि उस टाइम के जो अंपायर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, चाहे वो गुप्ता अंपायर हो, मौर्य अंपायर हो, दिल्ली सल्तनत हो, जो उस टाइम पर वहाँ पर रूल करे थे इंडिया में। और 16th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, मुगल्स थे, सिख्स थे, मराठास थे जो इंडिया पर रूल करते थे। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि इंडिया की पावर जैसे जैसे इंक्रीज होती गई वैसे वैसे फॉरेन कंट्रीज जो थी उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ इंडिया पर एंटर करना शुरू कर दिया। जब इंडिया पर उन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली उनको इंडिया की रिचनेस के बारे में पता चल गया कि इंडिया कौन कौन सी स्पाइसेस में रिच है, इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो आप लोग को पता है कि इंडिया फ्लोरा और फना में बहुत ज़्यादा रिच है, मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल भी है, और हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के नेशनलिज्म में हम लोग को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 से लेकर 1918 और 19 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा चलाई गई थी, अली ब्रदर्स के द्वारा चलाई गई थी। नॉन कॉपरेशन किसके द्वारा चलाई गई थी, नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा चलाई गई थी। क्लियर है।